हेलो स्टूडेंट्स, 11th कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप। और फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप में जो आप फॉर्म्स पढ़ चुके हैं वो 3 टाइप के पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने सोल प्रोप्राइटरशिप, HUF बिजनेस और पार्टनरशिप के बारे में इसकी जो जानकारी है वो पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ ली है। अभी हम इसका जो 4th नंबर का जो फॉर्म है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस करने का एक यूनिक फॉर्म है, जिसके अंदर क्या होता है बताऊं आपको। कोऑपरेटिवनेस पर बेस्ड होता है। इसमें प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन अप्लाई होता है, जिसका मीन होता है वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, यानी कि सबको मिलके क्या करना है, अपने आप में बिजनेस करना है और एक दूसरे की म्यूचुअल हेल्प से क्या करना है, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट कैसे प्रमोट होते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके कुछ सिंपल फैक्टर्स हैं, उनके बारे में आपको समझा देता हूँ। जैसे सबसे पहले तो इस बिजनेस में कम से कम 10 एडल्ट मेंबर होते हैं। कितने? 10। ध्यान रखना है, 10 से कम सदस्यों के बिना ये बिजनेस होगा ही नहीं। ध्यान रखेंगे हम। तो कम से कम कितने सदस्य आपके? 10 हैं। दूसरा, यहाँ पर जो आपका वॉलेंटरी मेंबरशिप है वो होता है वॉलेंटरी मेंबरशिप। वॉलेंटरी मेंबरशिप का मीन क्या होता है कि अपनी इच्छा से आप अपने इस बिजनेस में ऐड हो सकते हो और कभी भी इस बिजनेस से एग्जिट हो सकते हो। इसका मतलब कोई ना कोई बिजनेस फॉर्म ऐसा होता होगा जहाँ पर आपको ज़बरदस्ती उस बिज़नेस में मालिक बनना पड़े। तो यस, हमने इसके बारे में पढ़ा है। HUF बिजनेस ऐसा ही फॉर्मेट है। अगर आप उस फैमिली में जो बिज़नेस कर रही है उसमें अगर आपका जन्म हो जाता है तो आप उसमें मेंबर बन ही जाते हो, ठीक है। और जब तक वो बिज़नेस फैमिली आपकी अनडिवाइडेड रहेगी तब तक आप उसमें एज ए ऑनर ही रहोगे। क्लियर? तो यहाँ पर वॉलेंट्री आपका मेंबरशिप है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो रजिस्ट्रेशन इसका होता है कैसा? कंपलसरी। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है, मतलब इसका जो पंजीयन है वो आपको कराना ही पड़ेगा। और कराते किससे हैं आप? इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912। ये जो आपका अधिनियम है, सहकारी समिति अधिनियम 1912, उसके द्वारा आप क्या करवाएंगे? इसका पंजीयन करवाएंगे। देखो, हर बिजनेस फॉर्मेट के लिए एक अलग से एक्ट है। यहाँ पर हमने HUF के लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के बारे में पढ़ा। पार्टनरशिप के लिए हमने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में पढ़ा। और जो आपका ये कोऑपरेटिव सोसाइटी आपका बिजनेस है, इसके अंदर क्या है, आपके 1912 जो एक्ट है वो अप्लाई होता है, यानी कि इसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसमें काम होगा। पब्लिक इंटरेस्ट को कैसे ये क्या करते हैं, आपके प्रमोट करते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं कंज्यूमर के बारे में। आप अपने आप को एक उपभोक्ता मानो, उपभोक्ता। और फिर आप एक उपभोक्ता के रूप में क्या चाहते हैं? भाई, हम चाहते हैं कि हमारे लिए जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं हमारे खुद के कंजप्शन के लिए, हमारे खुद के उपभोग के लिए, वो हमें सबसे सस्ती रेट्स पे मिलें। और सस्ती रेट्स पे तभी मिलेंगे जब हम जो मिडिल मैन है, जो मध्यस्थ है, होलसेलर, रिटेलर, इन चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, उसमें से जो डिस्ट्रीब्यूशन चेन है उसके अंदर से उसको हटाएं। तो कंज्यूमर्स क्या कर रहे हैं? मिलकर, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो आपकी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसके अंदर क्या होता है कि मिनिमम कितने 10 एडल्ट कंज्यूमर मिलकर कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। जो आपकी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये सीधे मैन्युफैक्चरर से, यानी कि प्रोड्यूसर से क्या करती है? माल परचेज करती है। तो सीधी सी बात है, जब ये डायरेक्ट उत्पादक से ही माल लेके आएंगे तो इनको बहुत ही मिनिमम रेट्स पे वो माल मिलेगा। अब ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है इसमें सारे के सारे जो ऑनर है वो कौन है? कंज्यूमर ही हैं। तो ये पहले तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी ही दुकान से क्या करेंगे? माल को परचेज़ करेंगे। तो इनको
कुछ परसेंटेज क्या करना है, प्रॉफिट का बढ़ाना है केवल, और फिर उसके बाद उन रेट्स पे खुद को क्या करना है, प्रोडक्ट परचेज करने हैं, तो ईजिली इनको सस्ती रेट्स पे मिल जाएगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट का रेशो हल्का सा और बढ़ा के ये जो नॉर्मल पब्लिक है जो इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर नहीं है उसको क्या करेंगे, ये मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे। अब आप देखेंगे कि अगर नॉर्मली हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारी इस चेन से हमारे पास आता है, यानी कि पहले प्रोड्यूसर से होलसेलर, फिर रिटेलर और फिर कंज्यूमर, तो यहाँ पर जो आपकी दो मिडिलमैन बीच में है इनकी वजह से जो आपके प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, तो यहाँ पर आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन चेन है वो इस तरह की रह जाती है, जबकि यहाँ पर जो आपके कंज्यूमर हैं वो इन्वॉल्व है खुद, यानी कि इनको सस्ती रेट्स पे क्या मिलेगा, माल मिलेगा। मेनली यहाँ पर जो आपका पर्पज़ है वो है अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बढ़ाना, और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए आपने क्या किया है, एलिमिनेट कर दिया किनको, मिडिलमैन को। मिडिलमैन के एलिमिनेट होने से आपके जो प्राइसेस है वो बिल्कुल कम हो जाएंगे और आपकी सस्ती दरों पे आपके जो प्राइस, आपके प्रोडक्ट्स जो आप खरीदना चाह रहे थे वो आपका काम पक्का पूरा हो जाएगा यहाँ। क्लियर? तो उस चीज़ के लिए अब यहाँ पे जैसे आपने कंज्यूमर्स को लेके बनाया है, ऐसे प्रोड्यूसर्स के लिए अलग से आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। इसके अलावा एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग होती है जो किसानों द्वारा स्टार्ट की जाती है। वो खुद के लिए सीड्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह इन चीज़ों का अरेंजमेंट करते हैं और उनको काफ़ी बेनिफिट रहता है क्योंकि मार्केट रेट से काफ़ी सस्ता मिलता है। क्लियर? तो इस तरह से आपके अलग अलग क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं। मतलब आपको समझ में क्या आया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बिजनेस होता है उसको वही बंदा करता है जिसको खुद को उस प्रोडक्ट की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मान लो मैं अपना मार्केट में अलग से क्या नहीं कर सकता, अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकता, तो मैंने 10, 50, 20 जितने भी आपके प्रोड्यूसर्स हैं उन सबके मिलकर एक प्रोड्यूसर क्या बनाई है, कमेटी बनाई है। हम सब मिलकर एक मार्केट का क्या करेंगे, सेटअप करेंगे और उसके अंदर अपने प्रोडक्ट्स को अलग अलग क्या करेंगे, बेचेंगे। तो ऐसा करने से आपके जो म्यूचुअल सपोर्ट है उससे आपको अपने प्रोडक्ट को बेचने में क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। और इन चीज़ों से आपको अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए अलग से एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ आपके जो CCB या आपके जो CCS हैं ये आपके बिजनेस के अंदर आपके खुद के लिए, खुद के बेनिफिट के लिए, खुद के इकोनॉमिक प्रमोशन के लिए क्या करते हैं, चलाए जाते हैं। क्लियर? अभी हम बात करते हैं इसके बारे में कि इसके फीचर्स कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहला फीचर या इसका जो कैरेक्टरिस्टिक आता है वो आता है वॉलंटरी मेंबरशिप। जैसा कि मैंने आपको HUF बिजनेस में पढ़ाया था कि अगर आपने फैमिली में जन्म ले लिया तो आपको बिजनेस में ऑनर बनना ही पड़ेगा। वहाँ पर प्रेशराइज हो रहा है, यहाँ पे वॉलंटरी है। आपको अपनी इच्छा से आपको लगता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ने से मुझे फ़ायदा है या मैं लोगों की हेल्प करूं और वो भी मेरी हेल्प करें, इस तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन जुड़े, तो उसके लिए आप यहाँ पर वॉलंटरी उस ऑर्गेनाइजेशन का एक शेयर परचेज करके उससे जुड़ सकते हैं और कभी भी जब आपको मन करता है उसको ईजिली एग्जिट भी हो सकते हैं। यहाँ पे आपको एक प्रोसीजर के थ्रू जो मेंबर्स हैं उनको इस बारे में एक रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा कि मैं इस डेट से आपका जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसको एग्जिट कर रहा हूँ। क्लियर? तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे आपकी जो ऑर्गेनाइजेशनल मेंबरशिप है वो कैसी है, पूरी तरह से वॉलंटरी है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर 2 पे लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस का मतलब यहाँ कानूनी पहचान से है और मैं आपको इस बारे में बता चुका हूँ कि एक जो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म का हो, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर या हाउसिंग बोर्ड का, ये सारी की सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी सिंगल एक्ट, एक एक्ट से क्या होती हैं, रजिस्टर्ड होती हैं और इनका रजिस्ट्रेशन कैसा है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होगा इनका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग। और जैसे ही इनका रजिस्ट्रेशन होगा इनकी जो एक्सिस्टेंस है वो अपने मेंबर्स से कैसी हो जाएगी, अलग। ध्यान रखना है, अब तक हमने किसी बिजनेस में ऐसा नहीं किया। ये पहला फॉर्मेट आपका ऐसा आ रहा है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो अपने मेंबर्स से अलग हो जाएगी, यानी कि मेंबर्स अपने नाम से क्या कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ रख सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी की अपनी अलग से पहचान होगी, अपनी प्रॉपर्टीज़ होंगी, अपने खुद के कॉन्ट्रैक्ट होंगे। क्लियर? तो ये चीज़ क्या होती है, यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स क्रिएट कर रही है आपके लिए। नंबर फर्स्ट जो है ये है कि मेंबर्स के सेपरेट होने से, नए मेंबर्स के आने के या पुराने मेंबर्स के कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़कर जाने के
कोई भी इफेक्ट आपकी सोसाइटी पर नहीं पड़ते। जैसा कि हमने पार्टनरशिप के अंदर पढ़ा था कि आपकी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है जैसे ही कोई पार्टनर पार्टनरशिप को छोड़ता है या नया पार्टनर ऐड होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट पहचान है किसकी, मेंबर्स की, किससे, सोसाइटी से। तो ऐसा होने से मेंबर्स के आने जाने का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर। दूसरी बात, अगर पता चला आपकी जब एंटिटी अलग है तो सीधी सी बात है आपके बिजनेस में कंटिन्यूटी होगी, क्योंकि कंटिन्यूटी ब्रेक कब होती है, जब आपके मेंबर्स आपके बिजनेस से जुड़े होते हैं, और मेंबर्स जब एग्जिट होते हैं, मेंबर्स जब ऐड होते हैं तो आपके बिजनेस पे उसका इफेक्ट पड़ता है। लेकिन यहाँ पर बिजनेस का तो मामला अलग हो गया है, किससे, मेंबर्स से। तो ऐसा होने की वजह से जो आपकी कंटिन्यूटी है वो हमेशा क्या रहेगी, बनी रहेगी। अब अगर हम लायबिलिटी की बात करें नंबर 4 पे, तो यहाँ पर लायबिलिटी पहली बार आप पढ़ेंगे लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी क्यों है? लिमिटेड लायबिलिटी का जो आपका बेनिफिट है वो भी केवल इसी वजह से आया क्योंकि यहाँ पर सेपरेट क्या है, एक्सिस्टेंस है, दोनों की अलग अलग पहचान है। अगर मान लो कल को कोई खर्चा, कल को कोई कर्जा या कोई लोन या किसी तरह का और कोई लायबिलिटी कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर बनती है तो उसको चुकाने के लिए मेंबर्स बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना पार्टिसिपेशन कैपिटल के फॉर्म में पहले ही दे दिया है। अब यहाँ पर जो भी आपकी लायबिलिटी होंगी वो सारी की सारी खुद कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करेगी, कंप्लीट करेगी, क्योंकि इसकी सेपरेट क्या है, एक्सिस्टेंस है। अब ये चाहे कोई प्रॉपर्टी बेच अपनी या फिर कर्जा ले, इसको अपने नाम से क्या करना पड़ेगा, ये सारे काम करने पड़ेंगे। यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी, सीमित दायित्व का जो फ़ायदा है वो यहाँ पर सदस्यों को प्राप्त होगा। क्लियर। और एक लास्ट फीचर आपका है नंबर 5 पर, सर्विस मोटिव। देखो मोस्टली जो बिजनेस किया जाता है वो किया जाता है प्रॉफिट अर्निंग के लिए, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी सारे के सारे फॉर्मेट्स में एक अकेला फॉर्मेट ऐसा है जो सर्विस मोटिव को प्रेफरेंस देता है। यहाँ पर जो काम किया जाएगा वो किया जाएगा म्यूचुअल हेल्प के लिए। इसमें क्या होगा, जितने भी लोग आपके ऑनर्स हैं वो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए कैपिटल लगाएंगे, उसमें काम करेंगे, मैनेजमेंट को संभालेंगे, और वो सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे के लिए क्या करेंगे, सपोर्टिव फॉर्म में कर रहे हैं। दूसरा, आपने जो प्राइसेस रखे हैं, जो प्रॉफिटेबिलिटी का रेशो रखा है वो आपका मार्केट से कैसा है, कम है। ऐसी कंडीशन में आपका जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है सोसाइटी को चीपर रेट्स पे क्या करना, प्रोडक्ट सप्लाई करना। ऐसी कंडीशन में आप जब ये ऑब्जेक्टिव लेके बैठे हैं तो आपका जो प्रॉफिट अर्निंग का रेशो होगा वो कैसा होगा, कम होगा। तो इस तरह से क्या कर रहे हैं आप, सर्विस मोटिव को ध्यान में रखते हुए सोसाइटी के लिए फ़ायदा कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट भी इसको स्पेशल टाइप के कुछ रिलैक्सेशंस, वो टैक्स वगैरह में, या कुछ स्पेशल टाइप के इनके लिए अलग से लोन फैसिलिटी, ये चीज़ें प्रोवाइड कराती है। और वो उसके पीछे जो फैक्टर होता है वो यही है, सर्विस मोटिव का। ठीक है। तो इस तरह से आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो सिंपल कॉन्सेप्ट है वो आपको ईजिली समझ में आ चुका है। इसके दूसरे फैक्टर्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बातें करेंगे। थैंक यू।